अब आगे के लिए मैं अजीत आर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ये शोधार्थी हैं हमारे हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के, और इनका विषय है औपनिवेशिक इतिहास लेखन और कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। आदरणीय सत्राध्यक्ष महोदय और विद्वत्जन, मेरे संगोष्ठी पत्र का विषय है औपनिवेशिक इतिहास लेखन और मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया। आज के दिन का जो पहला व्याख्यान था वो कैथरीन मेयो की इसी पुस्तक से संबंधित जो बुद्धिजीवी वर्ग ने प्रतिक्रियाएं दी उससे संबंधित था। लेकिन जो मेरा पक्ष है, मेरे परिचय का पक्ष ये है कि आखिर उस पुस्तक में ऐसा था क्या कि इतनी तीव्र प्रतिक्रियाएं आई। दूसरी तरफ 4 सालों में उसके 31 संस्करण बिक गए और इधर लगभग पुस्तकों के साथ जितने पैम्पलेट, लगभग 50 पैम्पलेट और 10 पुस्तकें उसके प्रतिरोध में, मतलब विरोध में लिखी गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिकता और उसके इतिहास लेखन के संबंध में। जो 4 नाम हमारे सामने आते हैं, पहला नाम विलियम जोन्स का, दूसरा नाम लॉर्ड मैकाले का और तीसरा नाम है मैक्स मुलर का। विलियम जोन्स ने जब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी तो इतिहास से संबंधित मतों को दर्ज करने के लिए, और जो पूरे मतलब भारत से संबंधित नहीं, पूरे एशिया को केंद्र में रखकर, उसमें श्रीलंका भी था, उसमें नेपाल भी था, उसमें ईरान इराक तक 18 बिंदु निश्चित किए थे और उन बिंदुओं को लेकर अपना अध्ययन प्रारंभ किया था। इसके बाद हम लोग मैकाले की शिक्षा नीति से सभी परिचित हैं, जिसपे मैं आगे विस्तार से बात करूंगा कि वो कैसे लोकतंत्रवादी थी, मतलब पहले की व्यवस्था से कैसे ज्यादा लोकतांत्रिक थी। और तीसरा नाम जो मैक्स मुलर का है वो उद्धृत कर देना यहाँ इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी जो पुस्तक है भारत हमें क्या सिखा सकता है। अधिकतम जो यूरोपीय विद्वान रहे जो जिन्होंने भारत के संबंध में अपने मत व्यक्त किए, उनमें से लगभग 70% अध्येता आईसीएस ऑफिसर या कहीं ना कहीं भारत की प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए थे। और ये जो 5 व्याख्यान भारत हमें क्या सिखा सकता है पुस्तक में उद्धृत हैं, जो कि हिंदी अनुवाद जिसका मैंने प्रश्न लगाया हुआ है, ये 5 व्याख्यान आईसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के दौरान दिए गए थे और जो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते थे। एक तो ये पक्ष हो गया औपनिवेशिकता का, इसके विरुद्ध मतलब भारत को 2 ध्रुवों में देखने की जो एक प्रवृत्ति है, जिसमें एक दक्षिणी ध्रुव और एशिया है, दूसरे में यूरोप है। तो 2 प्रमुख अध्येता रहे चिनुआ अचेबे और नुबुगिवा ध्यांगो। इन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पर बात की और भाषाई महत्व, शिक्षा में, प्रशिक्षण में और बोलचाल में भाषा का क्या महत्व है, इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास लेखन जिसके द्वारा किया जा रहा है उससे इतिहास कैसे प्रभावित होता है, इन सभी बिंदुओं पर बात की। और प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रस्तुतिकरण की राजनीति, जिसे हम एडवर्ड सईद की थ्योरी में आज देखते और पढ़ते हैं। देखा जाए तो ये जो 3 बिंदु सामने हैं कि एशिया के लोगों में नैसर्गिक दास भाव होता है, ये आज की बात नहीं है, ये करीब 2500 साल पहले कह दी गई थी। और यूरोप प्रभुत्व संपन्न राजकुमारी है और एशिया उसकी सेविका। ये दूसरा बिंदु जो प्राच्यवाद के मूल में है। और तीसरा, हम जो लॉर्ड मैकाले का तीसरा बिंदु है जो भारतीय साहित्य और एशिया के साहित्य के संबंध में अपने मिनट्स में उद्धृत करता है कि एशिया का समस्त साहित्य यूरोप के साहित्य के एक बुक सेल्फ की भी बराबरी नहीं कर सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि थी पूरे प्राच्यवादी इतिहास लेखन की, उसके पूर्वाग्रह कितने थे और वो भारत और एशिया के संबंध में किस दृष्टिकोण से अपने आप को मतलब देख रहा था। समकालीन परिदृश्य अगर हम अपने जब वो पुस्तक लिखी जा रही थी मिस कैथरीन मेयो की 1927 में, तो ये 4 बिंदु 5 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। एक तो कांग्रेस का उभार हो रहा था, राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन थी उनकी पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी, क्रांतिकारी संगठनों का गठन हो रहा था और व्यापक रूप से पत्रकारिता और क्रांतिकारी संगठनों के मध्य में एक संवाद स्थापित हुआ और व्यापक धर्मांतरण हमारे सामने आया और पत्रकारिता में प्रतिरोध का स्वर, खासकर ये जो 2 तस्वीरें हमारी लगी हुई हैं कि अछूतों की समस्या पे स्वतंत्र रूप से विचार किया जाने लगा था। और
किसान आंदोलन, जैसे कि अभी विशाल भाई ने भी इसका जिक्र किया है, तो मैंने तस्वीर लगाई है बाबा रामचंद्र की कि अवध का जो किसान विद्रोह था, ये 1920 और 30 के दशक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यानी कि भारत का जो इतिहास है निर्णायक मोड़ में था। यहाँ कैथरीन मेयो है और उनकी पुस्तक है मदर इंडिया। 1927 में मदर इंडिया लिखने के पहले कैथरीन मेयो फिलीपीन भय के दिन फिलीपींस 1925 में ये पुस्तक लिखती हैं और इसमें ये अवधारणा स्थापित करती हैं कि अमेरिकी साम्राज्य का जो आधिपत्य है फिलीपींस पर वो न्याय संगत है। उसको वो बार बार न्याय संगत बताती हैं और कहती है कि फिलीपींस के निवासियों के लिए बहुत आवश्यक है कि अमेरिकन उन पर शासन करें। तो देखा जाए तो ये उसी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। तो मदर इंडिया के पहले हमें भय के दिन फिलीपींस को भी एक बार देख लेना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पुस्तक को इतिहास के रूप में देखें तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल वो किसी पुराने मुद्दे पे या इतिहास के किसी विशेष पहलू पे बात नहीं कर रही थी। कैथरीन मेयो जब भारत आई तो हम उसे क्षेत्र कार्य के रूप में देखें और जिसे लाला लाजपत राय ने इस रूप में देखा कि कैथरीन मेयो पराधीन जातियों में दासता का भाव कैसे उत्पन्न हो, इस प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रही थी। लगभग ये 6-7 पोस्टर हैं जिसमें अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी, मदर इंडिया 1957 में फिल्म आई और छूत अछूत, मदर इंडिया का जवाब चंद्रावती लखनपाल और यंग इंडिया में भी महात्मा गांधी ने इस पर बहुत सारा लिखा। अब मेयो पे आरोप लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं थी। पहली चीज, हम एक शासक और एक श्वेत महिला से मतलब निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं तो हमारा ही दुराग्रह है। तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने भारत में व्याप्त अंधविश्वास, भारत में व्याप्त कुरीतियां, भारत में व्याप्त पाखंड, इन पे अपनी कलम चलाई। तो सबसे पहले जो उनके 30 अध्याय में विभाजित पुस्तक है उसमें उन्होंने मंदिर और उसके परिवेश का वर्णन किया, चेतक की माता का वर्णन किया, सर्पदंश से हो रही मौतें और उसमें जो अंधविश्वास व्याप्त है उससे वर्णन किया, मनौती जो मांगी जाती है और बीमारियों का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है। इसके पहले हम एक मैराचल के डॉक्टर प्रशांत और ज्योति जी के अगर प्रसंग पे जाएं तो हमें ये देखना होगा कि मदर इंडिया के 40 साल बाद भी स्थितियां क्या थी। स्थितियां ये थी कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया के इलाज के लिए समझा के परेशान हो जाता है और ज्योति जी कहते हैं कि ये जो सुई लगाई जाती है ये बीमारी फैलाने के लिए है, ये जो मच्छर मारने की दवा कुओं में डाली जाती है, नदी नालों में डाली जा रही है, ये भी किसके लिए है? बीमारी को फैलाने के लिए। यानी कि अंग्रेजी जो इलाज है वो इलाज नहीं है बल्कि स्वयं में एक बीमारी है। ऐसी मानसिकता हमारी अब भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो चेचक की जो माता है या सर्पदंश के कारण जो मौतें हो रही थी उनको उन्होंने अपने वर्णन किया है। अब हम देखें कि अभी हम एक महामारी से गुजरे हैं और ये विश्व का पहला देश है जिसने कोरोना माता का मंदिर बनाया और उत्तर से लेकर दक्षिण प्रतापगढ़ की बात हो चाहे तमिलनाडु की बात हो, इसमें मौलाना भी शामिल रहे और पुजारी भी शामिल रहे। तो जिस वैज्ञानिकता की मांग कैथरीन मेयो अपने इतिहास लेखन या क्षेत्रकार में कर रही थी और उन्हें जो देखने को मिला वो तो हमें 2022 में भी देखने को मिलता है। तो उन पे सवाल करने की बजाय हमें अपने आप का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, पहली चीज। और ये जो करौली बाबा है इनको मैं विशेष रूप से उद्धरण कर रहा हूँ और इसमें लिखा है, मैं तुम्हारी स्मृति किसी और में डालकर उसे बीमार कर सकता हूँ, किसी की और स्मृति तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हें बीमारी दे सकता हूँ। और ये महत्वपूर्ण बात है कि हम जब 2023 में लगभग 96 साल बाद उस पुस्तक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें खुद का भी मूल्यांकन करना होगा। खुद का मूल्यांकन ये कि हम कितनी वैज्ञानिक सोच के साथ हैं। अगर हम वैज्ञानिक सोच के साथ होते तो ये पोस्टर हमारे पास नहीं होता और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों की हत्या नहीं की जाती। साथियों, दूसरा उनका पक्ष जो है उन्होंने स्त्री समस्या पर बात की। अनिल विवाह, बांझपन, पुत्र न होने के कारण स्त्रियों को जो झेलना पड़ रहा था, विधवा जीवन, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, प्रसव के समय मृत्यु, अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव और विवाह के तुरंत बाद लगभग 1 वर्ष बाद कितने महिलाओं की मृत्यु हुई। तो मैं एक रिपोर्ट है जो उसी पुस्तक की एक अस्पताल से उन्होंने ली थी और ये महत्वपूर्ण पहलू है कि कैथरीन मेयो उन नर्सों का जिक्र करती है कि नर्सों ने भारत सरकार को 4 बार प्रतिवेदन दिया कि विवाह करने की
उम्र बढ़ाई जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि लाखों महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान या विवाह के 6 महीने के अंदर हो जा रही थी, और जो रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है। मैं इसको शब्दशः पढ़ूंगा कि 1922 की भारतीय विधानसभा में निम्नलिखित साक्ष्य पटल पर रखे गए थे, जो इन दिनों के हालात का वह वर्णन था जिस पर उस दिन मौजूद भारतीय सांसदों ने न सवाल उठाया था और न विरोध किया था। हालांकि 31 साल से यह तथ्य चुनौतियों से परे बना हुआ है, फिर भी महिला डॉक्टरों ने प्रस्तुत किया था, जिसे इससे पहले उन्होंने भारत के बच्चों की ओर से हस्तक्षेप करने की याचना के साथ वायसराय को सौंपा था। वे दावे से कहती हैं कि उन्होंने इस मामले के आधार पर तैयार किया है, जो उनके अधीन उपचार के लिए आए थे और उनके जीवन की संभावनाएं उनके पेशेवर अनुभव के लगातार प्रकट हो रही थी। पहला केस था, आयु 9 वर्ष, शादी के 1 दिन बाद की घटना है। बाई जांघ की हड्डी उखड़ गई थी, कोख कुचल गई थी और बेढंगी हो गई थी, मांस कटकर लटक गया था। दूसरा केस है, आयु 10 वर्ष, खड़ी होने में असमर्थ, खून की धार चल रही थी, मांस के चिथड़े हो गए थे। तीसरा केस है, आयु 9 वर्ष, पूरी तरह इतना विभत्स बलात्कार कि सर्जिकल चिकित्सा भी मुश्किल थी। उसके पति की 2 और भी पत्नियां थी और वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। यानी कि अशिक्षित व्यक्तियों की बात नहीं थी, ये शिक्षित व्यक्तियों का पूरा एक डेटा है जिसे आप विस्तार से बाद में पढ़ सकते हैं। उनकी जो चिंता थी बाल विवाह की थी, जो आज भी हमारे देश में कई स्थानों पर हमारे ही आसपास मौजूद है। दूसरा ये देखा जाए तो इसी क्रम में वो जोड़ते हैं कि जब अपरिपक्व माताएं होंगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो कुपोषित होंगे और वो बीमार होंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये जो डेटा हमने लगाया है ये 2019-20 और 2015-16 के बीच में है, जिसमें भारत के अमीर राज्यों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। जल्दी से शिक्षा के लोकतांत्रिकरण पे अगर आए तो जाति के आधार पे 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बयान जारी किया अपने घोषणा पत्र में कि जाति के आधार पर किसी भी लड़के को स्कूल या कॉलेज में प्रवेश देने से रोका नहीं जाए। वहीं पंजाब सरकार के पास एक प्रतिनिधि मंडल जाता है और वो कहता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए अलग स्कूल खोला जाए। तो पंजाब के शिक्षा कमिश्नर उनको पत्र के जवाब में लिखते हैं कि अगर अलग स्कूल चाहिए तो स्कूल का खर्चा स्वयं वहन करना होगा, सरकार कोई पैसा इस पर खर्च नहीं करेगी। तो मेरा मानना यह है कि जब हम किसी व्यक्ति की पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें उसके समग्रता से मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे दलितों की समस्या में दलित एक तरफ धर्मांतरण में अपना समाधान देख रहे थे, तो 1924 तक त्रावणकोर में महिलाओं के ब्रेस्ट की साइज देखकर टैक्स तय होता था और इसका जिक्र मैं कैथरीन मेयो ने किया है। साथियों, अंतिम ही स्लाइड है, लगभग 1-2 और बची हैं। देखा जाए तो गाय की जो पवित्रता का मिथक है, इस पर वो बार बार चर्चा करती हैं कि बछड़ों को कैसे छोड़ दिया जाता है, भैंस के जो नर बच्चा होता है उसको कैसे धूप में बांध कर ऐसे कर दिया जाता है, दूध हम इतना निचोड़ लेते हैं कि वो समय से पहले मर जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो आज की भी स्थिति हमारे सामने है और वो एक पूरी सारणी बना के रखती है कि कहाँ पे हम लोग यहाँ पे पंचगव्य का और पवित्रता के साथ उसको जोड़ते हैं। लेकिन आज हम अगर 2023 में देखें तो गौशालाओं की स्थिति या सरकार के संरक्षण में जो केंद्र चल रहे हैं उनकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि वे लोग अपनी स्त्रियों के साथ बर्बरता से पेश आते हैं, उनसे यह शायद ही अपेक्षा की जाए कि मुक्त प्राणियों की पुकार सुनने की मनस्थिति में होंगे। ये अंतिम है कि लोकतंत्र की स्थापना को लेकर मेयो की जो बयानबाजी है उस किताब में, वो कहते हैं कि यहाँ के जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसने लोकतंत्र के लिए कोई पहल नहीं की और जितनी भी लोकतांत्रिकता भारत देश में आई, जितने भी ऐसे कानून बने, चाहे शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, तमाम मुद्दों को लेकर वो सामने आते हैं धर्मनिरपेक्षता तक, उन सबके पीछे अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार है। और ये 2-3 बयान यहाँ कि यहाँ राजतंत्रों ने कोई नागरिक भावना विकसित नहीं की थी और भारत के लोग अंग्रेजों के आने तक राजतंत्रों के तानाशाही कानून ही जानते थे और कोई कानून नहीं। ब्रिटेन के अपने शैक्षिक प्रयासों से धीरे धीरे एक नए वर्ग मध्य वर्ग को पैदा किया जो इससे पहले भारत में नहीं था, किंतु इस मध्य वर्ग का जिसमें वकील और पेशेवर लोग आते हैं आज इतना ही योगदान है जितना जाति और पुनर्जन्म के नियम की आड़ में आज से 500 साल पहले उनके पूर्वजों का था। वे आज भी लोकतंत्र के संपूर्ण विरोधी हैं और इसके लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, पिछले 10 साल के संविधान विरोधी बयानों को हम लोग लगातार में देख सकते हैं। तो जब बीमारी, अंधविश्वास, पवित्रता और बनारस को लेके
जो बीमारियां उस समय बनारस में फैली थी और ये स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहां गई, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि प्लेग फैला हुआ था लेकिन चूहों को नहीं मारा जा सकता था। चूहों के ना मारने के पीछे बनारस के लोगों का तर्क था कि ये गणेश जी का वाहन है, बीमारी कितना ही फैलाए इसे नहीं मारेंगे। तो अंत में बस इतना ही कहेंगे कि कैथरीन मेयो के दो पक्ष हैं। एक तो वो अंध भारतीय विरोध करती है, दूसरी तरफ अपने पुस्तक में कुछ ऐसे पहलू भी सामने लाती है कि आंकड़ों के साथ बात करते हुए हमारे उस विद्रूप भारतीय परिप्रेक्ष्य को सामने लाती है कि ऐसी ऐसी समस्याएं थी और जो समस्याएं हमें अंधविश्वास, पाखंड, अवैज्ञानिकता और तमाम दिव्य दरबारों के माध्यम से इस देश में देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।